नमस्कार, शक्तिस क्लासेस फॉर आयुर्वेदा में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शक्तिराज राय और आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र के अंतर्गत गर्भिणी की मासा अनुमासिक पथ्य या कह सकते हैं परिचर्या। चलिए शुरू करते हैं क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, इसको आप सुनेंगे, देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मासा अनुमासिक पथ्य और परिचर्या की अगर बात करें, गर्भिणी 1 से लेकर 8 या 9 महीने तक उसका जो गर्भकाल होता है, उसमें आचार्यों ने कहा कि गर्भिणी को क्या देना चाहिए। स्पेशली सामान्य जो आहार ले रही है वो तो ठीक है, स्पेसिफिक हर मंथ के लिए कौन कौन सा आहार होना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग चरक के द्वारा कही गई बात, सुश्रुत के द्वारा कही गई, यही 2 मेन आचार्य हैं। बाकी जो अष्टांग संग्रह है, अष्टांग हृदय है, भेल है या कुछ है, वो थोड़ी थोड़ी बातें कहे हुए हैं, उसकी तो चर्चा होगी ही। बट विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि आचार्य चरक क्या कहते हैं और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात देखिए माह की करें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम माह आगे मिलेगा आपको, और इधर जो है सुश्रुत की बात करेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आखिर चरक ने कहाँ कहा है। ठीक है, चरक शारीर स्थान के 8वें अध्याय में और सुश्रुत शारीर स्थान के 10वें अध्याय में। आप लोगों को पता होगा कि चरक संहिता में शारीर स्थान में केवल 8 अध्याय हैं और सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में 10 अध्याय हैं। ये दोनों बातें जो है अपने शारीर स्थान के अंतिम अध्याय में बोले हुए हैं। अब बेटा इसको कंपैरिजन करिएगा आप लोग। अगर देखिए, प्रथम माह, द्वितीय माह और तृतीय माह, पहले 3 माह की हम बात देखते हैं और 3 माह की बात दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, अनुपसंस्कृत क्षीर। देखिए, अनुपसंस्कृत क्षीर को गोला किए हैं, शीतल करके प्रायः साथ में भोजन। आप लोगों का कभी प्रश्न होता है कि अगर उन्होंने मेंशन किया है कि हर महीने क्या देंगे, तो क्या सामान्य भोजन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिना सामान्य भोजन किए हुए ये चीज भोजन सामान्य रहेगा, ये स्पेसिफिक रहेगा। तो चरक को अगर देखते हैं तो प्रथम मंथ में केवल क्षीर कहते हैं। अनुपसंस्कृत मतलब क्षीर में और कुछ भी मिलाएंगे नहीं। ठीक है। द्वितीय मंथ की बात करें तो मधुर गण की औषधि होगी और क्षीर होगी। देखिए, और तीसरे मंथ में देखते हैं तो मधु, सर्पी और क्षीर। आप एक चीज़ को समझिएगा, कोई चीज़ याद करने के लिए उसके पैटर्न को समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। पहले मंथ में केवल एक चीज होगा, केवल और केवल क्षीर, साथ में भोजन तो हर महीने मिलेगा। दूसरे मंथ में केवल 2 चीजें होंगी जिसको हम कहते हैं मधुर गण की औषधि के साथ क्षीर। मधुर गण की औषधि मतलब मधुक हो सकता है, जीवक हो सकता है, ऋष्वक हो सकता है, काकोली, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने नाम नहीं दिया है, केवल यही कहा है मधुर गण की औषधि और साथ में क्षीर, 2 चीजें हो गई। और तीसरे मंथ में अगर देखते हैं तो मधु, सर्पी और क्षीर। पूरा आयुर्वेद इसी 3 चीज पर आसपास घूमता रहता है। तो चरक को अगर देखेंगे तो केवल क्षीर, फिर 2 चीजें मधुर गण की औषधि साथ में क्षीर, और तृतीय मंथ में 3 चीज होगा, मधु, सर्पी और क्षीर होगा। तो 1, 2 और 3 याद कर लीजिएगा। हम पहले चरक की पूरी बात कह देंगे, तब हम सुश्रुत की बात करना चाहेंगे। आगे आते हैं चौथे मंथ में। देखिए, चौथे मंथ में क्षीर होगा, नवनीत होगा। नवनीत 4 शब्द है और लगभग प्रायः सभी लोग इसी तरीके से याद करते हैं। नवनीत में आपको 4 अक्षर मिलता है और नवनीत को हम चौथे माह में देते हैं। यहाँ कहते हैं 1 अक्ष मात्रा या 1 कर्ष। अक्ष को ही हम क्या कहते हैं, कर्ष भी कहते हैं। तो चरक के अनुसार चौथे मंथ में गर्भिणी को हम नवनीत देंगे। क्षीर देखिए पूरा मिलेगा, शुरू से अंत तक क्षीर तो मिलेगा ही। क्षीर के साथ नवनीत, नवनीत जो अक्ष मात्र में, या इसको हम 1 कर्ष कह सकते हैं। जब हम 5वें मंथ में आते हैं तो क्षीर के साथ सर्पी मिलता है। अब 4 मंथ तक की बात हो गई। जब 5वां, 6वां और 7वां कंपेयर करिए, जब पहले मंथ में केवल क्षीर था, दूसरे मंथ में मधुर गण की औषधि के साथ था,
तीसरे मंथ में अगर देखेंगे तो यहाँ मधु, सर्पी और क्षीर तीनों चीज़ें थी। यहाँ पांचवें मंथ को कनेक्ट करिएगा, क्षीर और सर्पी एक साथ आ जाएगा, फिर मधुर गण की औषधि के साथ क्षीर और सर्पी मिल जाएगा, और फिर सप्तम मंथ में देखेंगे मधुर गण के औषधि के साथ क्षीर और सर्पी मिल रहा है। इसका मतलब चरक के अनुसार छठवें और सातवें मंथ की कहानी सेम है। ये पूछा भी जाता है कि आचार्य चरक ने गर्भिणी के कौन से 2 मंथ में या कौन से 2 माह में सेम परिचर्या बताई हुई है, तो आपका छठवां और सातवां। बेटा याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, सामान्य सवाल के रूप में पूछा जाता है। चरक के अनुसार छठवें और सातवें मंथ में हम गर्भिणी को बिल्कुल एक ही चीज़ देते हैं, मधुर औषधि सिद्ध क्षीर सर्पी, मधुर औषधि सिद्ध क्षीर सर्पी। ठीक है, इसीलिए हम 6/7 कह दिए हैं, और आप नोट्स में भी 6/7 याद रखिएगा, इनको दोनों मिलता है। बात 8वें मंथ में आते हैं, तो 8वें मंथ में आपको मिलता है क्षीर सर्पी के साथ साथ यवागु का प्रयोग करेंगे। यवागु को ध्यान रखिएगा, आचार्य चरक ने यवागु को 8वें मंथ में निर्देश किया है, और यही यवागु सुश्रुत के अनुसार 6वें मंथ में निर्देश किया गया है। आइए चरक को पहले देखते हैं। यहाँ पर एक आचार्य आते हैं, उनका ये कहना होता है कि नहीं, 8वें माह में हमको यवागु का प्रयोग नहीं, खंड काव्य या भद्र काव्य के नाम से आया हुआ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, जब चरक पढ़ते हैं तो वहाँ आपको डिटेल बताते हैं, खंड काव्य या भद्र काव्य। वो कहते हैं कि नहीं, हमको यवागु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, यवागु को अगर हम प्रयोग करते हैं 8वें मंथ में तो पैंगलता याद रखिएगा, पैंगलता, पिंगल वर्ण की उत्पत्ति होना, पिंगल वर्ण की उत्पत्ति, इस पे चक्रपाणी टीका करते हैं, कहते हैं कि जो पैंगलता मिलती है वो अक्षी में मिलती है, उसका आँख जो है पिंगल वर्ण का हो जाएगा। तब यहाँ पर आत्रेय कहते हैं आँख को पिंगल होने दीजिए, उससे जितना नुकसान नहीं होगा उससे अधिक जो है गर्भिणी और गर्भ के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए 8वें महीने में हम गर्भिणी को यवागु बिल्कुल देंगे, और देना भी चाहिए चरक के अनुसार। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यवागु का प्रयोग करना, पैंगलता किस में होगा? अक्षी में। पैंगलता किस में होगा? अक्षी में होगा। ये बात किसने कहा है? चक्रपाणी 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। चरक इतिहास पढ़ाते समय इनकी चर्चा की हुई थी। यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ, श्लोक चूँकि पीजी का आया हुआ सवाल है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। क्षीरम यवागु सर्पिस्मति कालम काले काले पीवेत। क्षीर यवागु को सर्पी के साथ मिलाकर समय समय पर पीने का निर्देश ये आपको 8वें मंथ में मिल जाता है। हम यहीं अगले मंथ को भी लेके चलेंगे। अगर 9वें मंथ की हम बात करें तो 9वें मंथ में मधुर वर्ग से साधित तैल की अनुवासन बस्ती। यहाँ बेटा आपको समझना होगा, अनुवासन बस्ती का निर्देश चरक 9th मंथ में कहते हैं, 9वें मंथ में कहते हैं अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अब अनु ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर आप सुश्रुत से हम कंपेयर करेंगे तो बताएंगे। चरक को अगर देखिए तो चरक जो है गर्भिणी परिचर्या की पूरी कहानी 9वें मंथ तक कहे हैं, जबकि सुश्रुत को देखेंगे तो उन्हें 8वें मंथ तक की ही पूरी बात कही हुई है। इसलिए 9वें मंथ में अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्रॉस कर दिया, पूरा साफ है। ध्यान रखिएगा, आचार्य चरक ने गर्भिणी परिचर्या को 9वें मंथ तक ले गए हैं। ये पीजी का पूछा गया सवाल है, इस पर कई बार सवाल बना हुआ है। जबकि सुश्रुत के अनुसार अगर देखते हैं तो 9वें मंथ में कोई घटना नहीं घटती है। तो मधुर वर्ग से साधित तैल की अनुवासन अनु ध्यान रखिएगा, न आ रहा है, इसका मतलब अनुवासन बस्ती का निर्देश चरक के अनुसार 9वें मंथ में केवल और केवल एक बस्ती दी जा रही है। फिर समझिएगा, 9वें मंथ में चरक के अनुसार केवल और केवल एक बस्ती दी जा रही है। वो बस्ती कौन सी होगी? अनुवासन बस्ती होगी। ठीक है। उसके बाद योनि में तैल का पीछू धारण करना, जिस बस्ती से हम अनुवासन, जिस द्रव्य से अनुवासन बस्ती हम तैयार करेंगे उसी द्रव्य के साथ जो तैल होगा उसका हम पीछू धारण कराएंगे 9वें महीने में चरक के अनुसार। ठीक है। अभी हम कंपेयर करेंगे। अब आप सुश्रुत को अगर देखिए एक तरफ से, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10वें अध्याय में, शारीर के 10वें अध्याय में
इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सीधा है। ये कहते हैं मधुर, शीत और द्रव। कैसा आहार होगा? आहार मधुर होना चाहिए। मधुर मतलब केवल चीनी नहीं होगा, मधुर औषधि, मधुर आहार होना चाहिए। साथ में शीत द्रव्य, शीत आहार हो और द्रव। सबसे अच्छा हल्का भोजन कह लीजिए, MSD याद करते हैं, MSD ध्यान रखिएगा। और कितना? 3 मंथ तक मधुर शीत द्रव प्रायः आहार लेंगे। हम जब भी आहार लेंगे अक्सर या तो मधुर शीत और द्रव, ये आहार की प्रकृति होनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम कहते हैं दूसरे मंथ के लिए, फिर वही बात आती है, मधुर शीत द्रव प्रायः आहार लेंगे, ये सुश्रुत कहते हैं। और तीसरे मंथ में आते हैं तो मधुर शीत द्रव प्रायः आहार। अब आप थोड़ा समझिएगा, आचार्य चरक ने क्या कहा था? पहले माह में हम केवल क्षीर का प्रयोग करेंगे, दूसरे माह में मधुर औषधि के साथ क्षीर का प्रयोग करेंगे, और तीसरे माह में मधुर सिद्ध, द्वितीय माह में ये हो गया, तृतीय माह में मधुर सर्पी और क्षीर का प्रयोग करेंगे। नाम से आप परिचित होंगे, तीनों समझ सकते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि नहीं, पहला, दूसरा और तीसरा मंथ, इसमें हम केवल 3 गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। वो गुण कौन सा होगा? वो मधुर, शीत और द्रव। ठीक है, देख सकते हैं साफ साफ नोट्स में मिला हुआ है। आगे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा, चूंकि चरक पढ़े हुए, चरक के साथ लेके चलेंगे। इन्होंने कहा पय और नवनीत। नवनीत की बात देखिए चौथे मंथ में किसने किया है? चरक तो किए ही थे, आचार्य सुश्रुत भी किए हैं। नवनीत, पय और नवनीत। क्षीर देखिए, क्षीर ये भी बोले हैं, क्षीर को ही पय कहते हैं। संस्कृत आहार लेंगे, जांगल मांस सहित हृदय अन्न को ध्यान रखिएगा। दोहरित की उत्पत्ति सुश्रुत के अनुसार चौथे माह में होती है। जब दोहरित की उत्पत्ति हो जाती है तब सुश्रुत कहते हैं कि नहीं, हृदय अन्न का हमको प्रयोग करना चाहिए। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि पय और नवनीत का प्रयोग चौथे मंथ में, और सुश्रुत ने हृदय अन्न, हृदय अन्न मतलब जो हृदय के लिए हितकर हो, उसका प्रयोग हम कब करते हैं? चौथे माह में करते हैं। एक चीज़ यहाँ समझिएगा, क्षीर सर्पी यहाँ आता है, क्षीर सर्पी, और इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है। अगर मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या की बात करें तो वह कौन सा ऐसा माह है जिसमें चरक और सुश्रुत दोनों सेम मानते हैं, दोनों ने एक ही बात कही हुई है? तो ये पंचम मंथ की बात की गई है। 5वें माह में चरक भी कहते हैं कि हम क्षीर और सर्पी ही देंगे, और सुश्रुत भी कहते हैं कि हम क्षीर और सर्पी देंगे। तो जब भी कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि वह कौन सा ऐसा माह है जिसमें चरक और सुश्रुत में परिचर्या एक ही बताई गई है, तो आप 5वां बोल देंगे। ठीक है, वह कौन सा ऐसा 2 माह है जिसमें चरक ने एक ही परिचर्या बताई है, तब आपका उत्तर क्या होता है? 6वां और 7वां। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं 6वें मंथ के लिए, जो कि बड़ा प्यारा सवाल है। 6वें मंथ में स्वंद्रष्टा, स्वंद्रष्टा जो है गोक्षुर का पर्याय होता है। इससे सिद्ध सर्पी और यवागु का, यवागु गुला कर लेंगे, यवागु है ना। जहाँ यवागु आता है सवाल बनता है। तो सुश्रुत के अनुसार स्वंद्रष्टा गोक्षुर, गोक्षुर सब ध्यान रखिएगा, सुश्रुत के अनुसार गोक्षुर से सिद्ध सर्पी का प्रयोग करेंगे। ये द्रव्य गोक्षुर में 6 नाम ही आ जा रहा है, गोक्षुर में 6 नाम आ ही रहा है। तो जब भी कोई अगर आपसे पूछे गोक्षुर का प्रयोग कहाँ करते हैं 6वें मंथ में, स्वंद्रष्टा देगा तो आपको मालूम होना चाहिए गोक्षुर का पर्याय क्या होता है? स्वंद्रष्टा होता है। यहाँ यवागु का प्रयोग, यवागु का प्रयोग। अब यवागु का प्रयोग देखिए चरक के अनुसार देखते हैं तो आपको 8वें मंथ में मिलता है, और सुश्रुत के अनुसार कब मिलता है? 6वें मंथ में। इसीलिए बड़ा प्यारा सा एक कोड याद करते हैं। कोड क्या है? सामान्य सी समझने की बात है। यवागु 86, यवागु 86 याद कर लीजिए। 86 मतलब जब भी हम कोई रेफरेंस लेते हैं, चरक पहले बोलते हैं, सुश्रुत बाद में बोलते हैं, तो यवागु 86 मतलब होता है चरक ने यवागु का निर्देश 8वें मंथ में किया है, और आचार्य सुश्रुत ने कब किया है? 6वें मंथ में किए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं 7वें मंथ के लिए। तो 7वें माह में आपको पृथक पानी, अब देखिए 2 ही चीज़ें हैं, एक गोक्षुर आ गया, दूसरा पृथक पानी आ गया। गोक्षुर का प्रयोग हम 6वें मंथ में कर दिए हैं, तो निसंदेह हम
ये पृथक पाणी का प्रयोग कब करते हैं? 7वें मंत्र में कहते हैं। ये डल्हड़ को याद रखिएगा। आचार्य डल्हड़ सुश्रुत संहिता पे टीका लिखे हैं, उस टीका का नाम है निबंध संग्रह। 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ये कहते हैं बिदारी गंधा, चूंकि गण का नाम आ गया है तो आपके पीजी में पूछने वाले सवाल की तरफ ले जा रहा है। बिदारी गंधा वर्ग से सिद्ध सर्पी का प्रयोग कब किया? डल्हड़ ने कहा है। सुश्रुत तो कहते हैं कि पृथक पाणी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन डल्हड़ का टीका है उसमें लिखा है बिदारी गंधादि। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बिदारी गंधादि को याद रखिएगा। पृथक पाणी आदि के साथ है। और पृथक पाणी का प्रयोग हम कब करते हैं? हम 7वें मंत्र में करते हैं। अब हम जो आपको इस पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कहें या जहाँ से हमें थोड़ा समझना है, हम 8वें मंत्र में आते हैं। 8वें मंत्र में चरक को देखे थे, क्षीर सर्पी के साथ यवागु हो गया। यवागु का प्रयोग करने पर खंडकाव्य ने कहा कि नहीं, पैंगलता उत्पन्न होती है और ये ठीक नहीं है। आचार्य आत्रेय कहते हैं पैंगलता होने दीजिए, जिससे जितना नुकसान नहीं है उससे ज़्यादा जरूरी होता है गर्भिणी के लिए 8वें मंत्र में यवागु का प्रयोग करना। और जो पैंगलता उत्पन्न होता है उस पर चक्रपाणी ने कहा कि अक्षी में पैंगलता उत्पन्न होता है। क्षीरम यवागु सर्पिस्मति काले काले पीवे। तो श्लोक देख के पूछा जा सकता है सवाल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आचार्य सुश्रुत को अगर समझें तो सुश्रुत कहते हैं कि हम 2 बस्ती का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, आचार्य चरक 9वें मंत्र में बस्ती का प्रयोग किए हुए हैं और केवल एक बस्ती, वो कौन सी बस्ती होगी? अनुवासन बस्ती। लेकिन सुश्रुत को अगर देखते हैं तो ये आस्थापन भी प्रयोग करते हैं और अनुवासन भी प्रयोग करते हैं। एक छोटी सी बात होती है, देखिए 8 जो हम चलिए बता देंगे आगे। 8वें मंत्र में स्थापन कहते हैं बल आदि, बला अति बला और कई द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। दूसरा सवाल पूछता है बेर के क्वाथ में इसको तैयार करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? 8वें मंत्र में आस्थापन, देखिए आस्थापन को ही निरूह बस्ती कहते हैं। यहाँ आस्थापन शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। आस्थापन बस्ती मल शोधन और अनुलोमन के लिए, अनुलोमन होना चाहिए, अनुलोमन के लिए, मल के शोधन के लिए और अनुलोमन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य सुश्रुत ने 8वें मंत्र में आस्थापन बस्ती जो दिया है उसका उद्देश्य क्या होगा, तो आप बोलेंगे मल के शोधन के लिए और अनुलोमन के लिए। दूसरा अगर कहते हैं 8वें मंत्र में सुश्रुत ने अनुवासन बस्ती का प्रयोग क्यों किया, और अनुवासन बस्ती में दुग्ध लेंगे और मधुगण की औषधि और तैल रहेगा। चूंकि स्नेह बस्ती है तो आप इसको देख सकते हैं। ये रुक्ष बस्ती होती है, निरूह बस्ती होती है। बला आदि का प्रयोग करते हैं और बेर के क्वाथ में तैयार करते हैं। सब नाम ध्यान रखिएगा, सारा सवाल पीजी का पूछा हुआ है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो बहुत ध्यान समझिएगा। अब आप बात आती है यहाँ पर जो अनुवासन बस्ती देते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? अनुलोमम ही वायु, अनुलोमन ही वायु। दूसरा सुखम प्रसूयते निरुपद्रव, सुखम प्रसूयते निरुपद्रव। देखिए पहले हमको क्या करना होगा, वो जो मल का शोधन हो जाए, दूसरा क्या होगा, थोड़ा अनुलोमन हो जाए। लेकिन जो दूसरी बस्ती हम दे रहे हैं अनुवासन बस्ती, उसका उद्देश्य होता है वायु का अनुलोमन हो। और जब वायु का अनुलोमन होगा तभी क्या होगा, सुख रूप से प्रसय होगा। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सुखम प्रसूयते निरुपद्रवम, ये किस बस्ती के लिए कहा गया, सुश्रुत ने किस बस्ती के लिए कहा है, तो आपका उत्तर होगा अनुवासन बस्ती के लिए। मल का शोधन पहले करना होगा, अनुलोमन पहले करना होगा, फिर अनुलोमन वात के अनुलोमन के साथ साथ सुख पूर्वक प्रसव के लिए हमको अनुवासन का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ियाँ आती हैं। इसके पश्चात स्निग्ध यवागु का पान करेंगे, जांगल मांस रस आदि का प्रयोग करेंगे, ये प्रसव काल तक देते रहेंगे। तो ये यवागु बहुत स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि 8वें मंत्र के बाद इतना कुछ करने के बाद यवागु और जांगल मांस आदि प्रसव तक देते रहेंगे। अगर पूछा जाए कि सुश्रुत ने कौन से 2 मंत्र में यवागु का प्रयोग किया है, तो 6वां भी बोल सकते हैं और 8वां भी बोल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए मधु वर्ग से साधित तैल के अनुवासन बस्ती चरक कहते हैं, और सुश्रुत यहाँ पर कहते हैं कि हम 9वें मंत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं।
9वें मंथ। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा लंबे समय तक याद करने के लिए। इस चार्ट को देख के समझ में आ गया होगा कि चरक जो है 9वें मंथ तक की बात करते हैं और सुश्रुत जो है 8वें मंथ तक की बात करते हैं। जब हम 9 लिखते हैं तो केवल एक ही गोला बनता है, इसका मतलब एक ही बस्ती का प्रयोग करेंगे। जब हम 8 लिखते हैं तो 2 गोला बनता है, इसका मतलब 2 बस्ती का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो 8वें मंथ तक जिसने कहानी कही है वो 2 बस्ती बताए हुए हैं, और जो केवल 9वें मंथ तक गया हुआ है उन्होंने केवल 1 बस्ती का विधान बताया है। ठीक है, तो एक यवागु 86 ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। चरक 9वें मंथ तक गए हैं, 9 में एक ही गोला है तो एक ही बस्ती देंगे। सुश्रुत जो है 8वें मंथ तक ही परिचर्या बताए हैं, 8 लिखने में क्या होता है 2 ठो गोला बनाना होता है, तो दोनों बस्ती का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर अष्टांग संग्रह के अनुसार, देखिए मेन बातें अगर आप देखेंगे संहिताओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में कोई बहुत खास बात नहीं कही गई। जितना सिस्टमेटिक तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें तक चरक और सुश्रुत बोले हुए हैं, उतने अच्छे तरीके से और किसी संहिता में नहीं कहा गया। हाँ, बीच बीच में गर्भ विकास क्रम को बताते बताते कुछ स्टेटमेंट अष्टांग संग्रह, कुछ अष्टांग हृदय का है। हाँ, अष्टांग संग्रह का बहुत हद तक बात चरक से मिलता जुलता रहना। अष्टांग संग्रह शुरू में अगर देखते हैं 1, 2, 3, 4 मंथ तक तो चरक को फॉलो करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में 8वें 9वें आते आते सुश्रुत को फॉलो कर लेते हैं। तो ये तो हम लोग पहले से भी, मेरी धारणा हम लोगों की होती है कि बागभट क्या किए, थोड़ा चरक को ले लिए, थोड़ा सुश्रुत को ले लिए हुए, मिला जुला के बना दिए हैं जो है। बट बागभट का सूत्र स्थान बहुत बढ़िया है, उसको नहीं भूल सकते हम लोग जो है। अष्टांग संग्रह के अनुसार देखिए लिख दें चरक का अनुसरण किए हैं, शुरुआत में चरक का और बाद में आते आते थोड़ा सा सुश्रुत की बात कर लिए हैं। इनके 2-3 प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रथम मास के प्रथम 12 दिन, पीजी का जल्दी ही सवाल पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रख लेंगे। कहते हैं प्रथम माह के प्रथम 12 दिन क्षीर उद्भव घृत, मतलब क्षीर से जो घृत निकालेंगे उसका शालपर्णी और पलाश, नाम हम चाहते हैं कि आप इसको याद रखिए, शालपर्णी और पलाश, या उसमें कनक और रजत आदि का पाक करके हम प्रयोग करते हैं। तो स्वर्ण और रजत का बार बार प्रयोग किया ही जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। शालपर्णी पत्र और पलाश को ध्यान रखिएगा, शालपर्णी पत्र और पलाश। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टांग संग्रह ने शालपर्णी और पलाश के पत्र को क्षीर पाक करके किस मंथ में बात कही है, तो प्रथम मंथ में ये कहते हैं, और वो भी शुरू के केवल 12 दिन तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अभ्यंग और उद्वर्तन आदि का निषेध है। प्रथम 5 माह तक दोषकर भावों का त्याग करना चाहिए। चलिए प्रथम 5 माह तक कहे हैं कि जो भी गर्भिणी के लिए दोष उत्पन्न करने वाले भाव होंगे उसका हम त्याग कर देंगे। और थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो अष्टांग हृदय के अनुसार 2-3 स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। 8वें माह में ये कहते हैं दूध से बनाई हुई पेय का प्रयोग। अब ध्यान रखिएगा, सवाल जल्दी ही पूछा जाएगा कि अष्टांग हृदय के अनुसार पेय का निर्देश कब किया गया है। 8वें माह में घृत मिलाकर प्रयोग कर लेंगे। मधुर गण सिद्ध अनुवासन बस्ती का प्रयोग, देख रहे हैं, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं 8वें माह में। पुराण मल की शुद्धि के लिए शुष्क मूलक, हम चाहेंगे इस बात को आप याद रखिएगा, शुष्क मूलक बेर और सतहवा, शुष्क मूलक बेर और सतहवा हम कहते हैं सौंफ को, इनका कल का प्रयोग तैल और घृत सैंधव मिश्रित बस्ती का हम प्रयोग करते हैं। तो ये नाम दीजिएगा, शुष्क मूलक बेर और सतहवा का प्रयोग बस्ती के रूप में कब करते हैं, 8वें माह में करते हैं। और एक स्टेटमेंट लास्ट में आपको मिलता है जो बड़ा महत्वपूर्ण भी है, 9वें माह में स्निग्ध मांस रस और भात के साथ साथ प्रचुर यवागु का प्रयोग, प्रचुर स्नेह वाली यवागु का प्रयोग करेंगे। तब अष्टांग हृदय के अनुसार यवागु का प्रयोग कब करते हैं, 9वें माह में। अष्टांग हृदय के अनुसार अगर हम कहें पेय का कब प्रयोग करते हैं, 8वें माह में। फिर समझिएगा हेडिंग क्या है, अष्टांग हृदय पेय का प्रयोग करते हैं 8वें माह में, और 9वें माह में ये किसका प्रयोग करते हैं, यवागु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूरी बात यहाँ हो गई। लास्ट में देखिए कंक्लूजन भी कह दिया गया है। यवागु के प्रयोग की हम बात करें तो चरक और सुश्रुत तो हम लोग 86 याद ही किए थे। यवागु का प्रयोग चरक के अनुसार 8वें मंथ में, सुश्रुत के अनुसार 6वें मंथ में। यहाँ थोड़ा विशेष देखते हैं,
तो संग्रह कहते हैं 8वें मंत्र में और हृदय कहते हैं 9वें मंत्र में। बेटा दोनों याद रख लीजिएगा। ये बहुत, अगर पूरी चीज़ पढ़ने के बाद इस चीज़ को हम नहीं पढ़ पाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी लैकिंग हम लोग की ज़रूर होगी। और यही लिख दिया गया है, पेया का प्रयोग अष्टांग हृदय कब करते हैं? 9वें मंत्र में करते हैं। ठीक है, ऊपर हमने समझाने का प्रयास किया। आप अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो यवागु का प्रयोग संग्रह 8वें मंत्र में, हृदय कब करते हैं? 9वें मंत्र में। लेकिन पेया वाली बात और किसी ने नहीं कही, न चरक कहे, न सुश्रुत कहे, न संग्रह कहे हैं। ये पेया वाली बात कौन करता है? अष्टांग हृदय कहते हैं। इसलिए इसको एक अच्छे प्रश्न के रूप में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो है जब हम बात करते हैं हारीत का, क्योंकि बिना इनको पढ़े हुए, क्योंकि इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कहा हुआ है, हारीत को अगर हम देखें तो कहते हैं प्रथम माह में मधुयष्टि। समझिएगा, बहुत इजीली याद कर लेंगे। परूषक, मधु पुष्प, नवनीत एवं मधु और दूध के साथ। देखिए, जो चरक कह दिए हैं, जो सुश्रुत कह दिए हैं, जो बागभट कह दिए हैं, वो हमारे लिए अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा हारीत के रेफरेंस में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वह कौन सा ऐसे आचार्य, ये जिस नवनीत को सभी लोगों ने चौथे मंत्र में प्रयोग करने की बात की है, वो पहले मंत्र में कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हारीत ने नवनीत का प्रयोग किस माह में कहा है गर्भिणी के लिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम माह। और प्रथम माह में देखिए, मधुयष्टि है, परोषक है, मधु पुष्प है, मधु और दूध तो रहेगा ही जो है। ठीक है, तो हम थोड़ा मधुयष्टि ध्यान रखेंगे और साथ में नवनीत ध्यान रखेंगे। जब द्वितीय माह में आते हैं तो काकोली मिलता है और मधुर औषधि क्षीर। काकोली को हम लोग खुद किस में मानते हैं? मधुर गण की औषधि में जीवनी घर में आता है। उसमें क्या कहते हैं, अष्टवर्ग की औषधि में काकोली आता है, तो काकोली ध्यान रखेंगे। और तृतीय मंत्र में क्या कहते हैं? कृसरा। कृसरा हम खिचड़ी को कहते हैं, खिचड़ी को कृसरा कहा जाता है। तो हारीत कहते हैं तृतीय मंत्र, क्योंकि देखिए बहुत स्पेसिफिक है, एकदम चरक और सुश्रुत से हटके है। तो आप समझ सकते हैं, अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। पहले माह में क्या देते हैं? मधुयष्टि, नवनीत को ध्यान रखेंगे। दूसरे माह में आपको काकोली मिलता है, तीसरे माह में आपको कृसरा मिलता है। ठीक है, म का क्री ध्यान रखिएगा, बहुत बेस्ट तरीका याद करने का। म का क्री 3 मंत्र का हो गया, म का क्री। चौथा में आते हैं, चौथे मंत्र में अगर देखिए तो आपको संस्कृत औदन। औदन हम कहते हैं चावल को। औदन किसको कहते हैं? चावल को। जैसे आजकल हम लोग फ्राइड राइस को कह सकते हैं संस्कृत औदन। चावल को किसी न किसी चीज़ के साथ मिला दें, जीरा के साथ, तो पत्ता गोभी के साथ, गाजर के साथ, शिमला मिर्च के साथ। तो संस्कृत औदन मतलब इस चावल को किसी न किसी चीज़ के मिला के देंगे। फिर 5वें मंत्र में किसका प्रयोग करते हैं? बेटा ध्यान रखिएगा, प से पंचम है, प से पायस है। एकदम तरीका सही होता है ये याद करने का। जो आपके सामने आगे फैक्ट है उसको कितने आसानी से याद कर सकते हैं, यही हमारी तैयारी करते समय क्या होना चाहिए? पढ़ते समय उद्देश्य होना चाहिए। प से 5वां मंत्र है, प से पायस है। 6वें मंत्र में आते हैं तो दधी का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी कौन सी दधी? खट्टी दधी नहीं, उसमें नमक उमक वो सब नहीं, मधुर दधी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो मेन उद्देश्य तो दधी याद करना, और दधी का स्वभाव कैसा होगा? मधुर होगा। 7वें मंत्र, अब देखिए क्या है, म का क्री संपाद। म का संपादक नाम से संपादक, तो क हटा दीजिए, तो म का क्री संपाद। हम तो ऐसे याद किए हैं, आप भी ऐसे याद कर लीजिए। म का क्री संपाद, द मतलब दधी। म का क्री 3 मंत्र का हो गया। संपाद, संपाद याद है, संपादक बोलते हैं संपाद। अब 6वें मंत्र के बाद अगर हम कहें तो 7वें मंत्र में किसका हम प्रयोग कर रहे हैं? घृत खंड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके निर्माण में घृत लेते हैं और गुड़ लेते हैं। अब आप थोड़ी मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। पूरे मंत्र में हम अगर पूरे माह को खंड में करें तो कौन सा बेस्ट तरीका होगा? 7 दिन का एक खंड बना लें। भाई मंडे शुरू करिए, संडे तक एक खंड हो गया, फिर मंडे शुरू होता है, फिर संडे आ जाता है। तो महीने को खंड में बांटने के लिए हम उसको 7-7 दिन में बांट लेते हैं। तो खंड याद रखिएगा, एकदम यही तरीका है बेस्ट याद करने का। 7वें माह में हम खंड का प्रयोग करेंगे। घृत खंड, घृत और गुड़ के साथ बनाया हुआ एक पदार्थ है। और 8वें मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो 8वें मंत्र में घृत पूरक। घृत पूरक एक खाने का सामान है जिसमें घृत और
और घेवर कहते हैं, घेवर याद रखिएगा। अगर घेवर हमको ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए 7वें मंत्र में हम खंड का प्रयोग कर रहे हैं, खंड, घृत खंड, और 8वें मंत्र में किसका प्रयोग कर रहे हैं, घृत पूरक। भाई पहले खंड में किए फिर पूरक कर लिए, पूरक मतलब पूरा, खंड और पूरक, खंड और पूरक, खंड और पूरक, ध्यान रखिएगा। यही से हमारा सवाल बनता है। अगर 7वें मंत्र की कोई बात करता है तो हम कह देंगे घृतखंड, और 8वें महीने की बात हारित करते हैं वो पूरक के लिए कहते हैं। 9वां और 10वां मास के लिए विविध वस्तुओं को दे सकते हैं खाने के लिए, विविध अन्न पान का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आप याद करना चाहें तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस, हम यही लिख दे रहे हैं, म का क्री, म का क्री, फिर क्या लिखेंगे, सम पा द। ठीक है, म का क्री संपाद। कभी कभी छोटी सी चीज हमें क्या करता है, बहुत अच्छे प्रश्न को सही करने का आधार बनाता है। म से क्या होगा, मधुवष्टि, इसी में नवनीत का प्रयोग करेंगे। का मतलब क्या होगा, काकोली का प्रयोग करेंगे। क्री मतलब क्या होता है, कृसरा देंगे। संपाद, संपाद, संस्कृत औदन का प्रयोग कर लिए। पा से क्या होगा, पायस, और द से क्या होगा, दही। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें, छठवें मंत्र तक आ गए हैं तो 7वें मंत्र में आपको बोले थे घृत खंड का प्रयोग करेंगे, और 8वें मंत्र में घृत पूरक का प्रयोग कर रहे हैं। 9वें महीने में कह देते हैं कि विविध अन्न पान दे दीजिए, मैगी, पास्ता, ये वो सब मिला के कुछ भी दे सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा चरक और सुश्रुत के बाद, चरक और सुश्रुत के साथ अष्टांग हृदय की जो 2-3 स्टेटमेंट है आप उसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर हारित को देख लिए तो पूरा विश्वास रखिए कि मासानुमासिक परिचर्या से, या कह सकते हो मासानुमासिक पथ्य गर्भिणी का, आने वाले किसी भी सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ हमको मिलते हैं आचार्य भेल। आचार्य भेल को अगर देखिए तो कहते हैं 5वें माह में क्षीर यवागु। 5वें माह में क्या देंगे, क्षीर और यवागु। बहुत प्यारा सवाल है। AIPT का पेपर देखिए 2022-23 में पूछा गया था कि आचार्य भेल ने क्षीर यवागु का प्रयोग कब किया है, 5वें मंत्र में। अब यवागु को देखिएगा कौन कौन कहाँ प्रयोग किए। चरक 8वें मंत्र में, सुश्रुत जो है 6वें मंत्र में, और भेल कहाँ किए हैं, 5वें मंत्र में किए हैं। और 9वें मंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ कदम नाम पहली बार आया है, कदम मास तैल की अनुवासन बस्ती। अब आप बहुत स्पेसिफिक सवाल के लिए थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना होगा, और सामान्य चीज़ों को जानने के साथ अगर हम विशेष चीज़ को जानते हैं तभी हम अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो समझिएगा, कदम मास तैल की अनुवासन बस्ती किसने कहा है, भेल ने कहा है। और क्षीर यवागु 9वें मंत्र में, और क्षीर यवागु का प्रयोग भेल ने कब कहा है, 5वें में कहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह करिएगा। हमारी सारी क्लासेस इसी तरह की होंगी, और नोट्स बहुत बेहतरीन है जिसको हम हर साल कुछ न कुछ नया ऐड करते रहते हैं। बिल्कुल आप इसको देखिए। इस बेहतरीन नोट्स के साथ आप तैयारी शुरू भी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।